मेवाड़ डिक्टेशन संकलन 1 2 3 4 5 शुरू होगा 5 सेकंड में। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसीलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में बीते 1 वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूं। महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे विधानसभा विकास खंड के अंतर्गत 2 स्टॉप डैम कई वर्ष पहले बनाए गए थे। उनमें से एक स्टॉप डैम में पानी रोकने के लिए गेट नहीं लगे हैं। गेट के अभाव में पानी एकत्र नहीं हो पा रहा है। यदि पहले से तालाब में गेट लगे होते तो पानी इकट्ठा हो जाता और किसानों को सही वक्त पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता। महोदय, फसल सींचने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही है और किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्टॉप डैम बनाते समय ही गेट
लगा दिए जाएं तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती और किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप डैम में गेट लगने से शासन का जो मूल उद्देश्य है उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सकेगा। उद्देश्य की भावना के अनुसार काम न होने से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा यहाँ एक और बड़ा तालाब है जो काफी बन चुका है। साल भर से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो 80% कार्य साल भर पहले हो चुका था वह बेकार हो रहा है। किसानों ने अपने मुखिया को बताया था और सरपंच के माध्यम से इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण एक तरफ की दीवार नहीं बन पा रही है। इस दीवार के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इससे होने वाली सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। पूर्व में लगाई गई लगभग 20 लाख रुपए की राशि भी बेकार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे अगला प्रश्न करूंगा कि मेरे जिले के रेत खदानों की किस्त कतिपय लोगों की मेहरबानी और मिलीभगत से जमा नहीं की गई है। ऐसी लगभग 10 खदानें हो सकती हैं जिनका अनुबंध ही नहीं किया गया। इस प्रकार लाखों रुपए की हानि सरकार को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के खदानों के माध्यम से जो रॉयल्टी ग्राम पंचायत को प्राप्त होती थी वह नहीं मिल रही है। रॉयल्टी प्राप्त नहीं होने के संबंध में सरपंचों द्वारा शिकायत की गई है। जांच और कार्यवाही नहीं होने के कारण शासन प्रशासन के प्रति खतरनाक रोष व्याप्त है। मान्यवर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 अप्रैल से 6 महीने तक के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आज यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान 6 महीने की अवधि 16 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को पूर्व में निरस्त कर चुका है। फिर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां पर यह मामला विचाराधीन रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग न करके वहां सरकार के गठन की संभावना का पता लगाए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है और यह बड़े खेद की बात है कि संसद का सत्र 20 मार्च से 1 महीने के लिए स्थगित होने जा रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का फैसला आज ही कर लिया है। सूत्रों के अनुसार यदि इस दौरान उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस निर्देश पर कार्रवाई करने को
भी सरकार तैयार रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण गत वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। अब वहां सरकार का गठन किया जा चुका है।